दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीटेट के लिए बहुत सारी क्लासेस डिस्कस करी हैं। दोस्तों आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि सीटेट में हर बार 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों ये जो टॉपिक है इससे हर बार 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। दोस्तों सीटेट में ही नहीं, जितने भी स्टेट के टेट होते हैं, सुपर टेट होते हैं, उनमें भी यहाँ से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों केबीएस और रीट्स में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप कह सकते हैं कि जितनी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में इस टॉपिक से हर बार 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों टॉपिक का जो नाम है वो है जीन पियाजे। दोस्तों जीन पियाजे से आज हम इम्पोर्टेंट जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो भी इनके सिद्धांत हैं, क्या क्या चीज़ें बताई हैं इन्होंने, सारी की सारी बातें इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, बिना स्किप किए देखिए, भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। दोस्तों आज के बाद अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं उसके बाद आपको जीन पियाजे के लिए कोई भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मेरे साथ कुछ देर तक बने रहिए, मैं आपको सारी की सारी बातें जीन पियाजे के बारे में बताने वाला हूं। तो देख लेते हैं। पहली बात तो ये है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों कि जीन पियाजे थे कौन। तो दोस्तों ये जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। इनके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा कुछ बातें, ये बेसिक बातें हो जाती हैं। तो जीन पियाजे के बारे में तो दोस्तों सबसे पहला अगर पॉइंट बनेगा कि जीन पियाजे का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों ये आपका सीटेट में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन टेट में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो टेट में मृत्यु, जन्म और निवास स्थान सब कुछ पूछ ले जाता है। तो दोस्तों सीटेट और टेट दोनों क्लासों को ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो है वो बनाई गई है, तो आप बहुत अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले ये है दोस्तों कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था। तो जीन पियाजे जी का जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात करेंगे दोस्तों तो मृत्यु इनकी 16 सितंबर 1980 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जन्म 9 अगस्त 1996 में हुआ था, 1896 में हुआ था, और मृत्यु 16 सितंबर 1980 में हुई थी। समझ गए होंगे दोस्तों। अगला पॉइंट देख लेते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और आपसे आगे भी पूछा जाने वाला है। तो जीन पियाजे दोस्तों कहाँ के निवासी थे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला पॉइंट है, जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया और उन बच्चों में हुए परिवर्तन के बारे में लिखा था। पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा मनोवैज्ञानिक कौन था जिसने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। तो जीन पियाजे ने दोस्तों अपने ही बच्चों पर एक कमरे में बंद करके दोस्तों प्रयोग किया था और उन बच्चों में हुए परिवर्तन के बारे में लिख दिया था अपनी किताब में। ठीक है, तो जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। दोस्तों एक कोटेशन है, कई बार पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कोटेशन ये है कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। दोस्तों 4 ऑप्शन देगा। ए ऑप्शन देगा वाइगोत्स्की, बी ऑप्शन देगा सिगमंड फ्राइड, सी ऑप्शन देगा दोस्तों जीन पियाजे, और डी ऑप्शन देगा थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की ये कोटेशन है। तो दोस्तों जीन पियाजे की ये कोटेशन है कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना होता है। सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना होता है। ये कोटेशन कई बार पूछी गई है एग्जाम में, तो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो रही बेसिक नॉलेज दोस्तों। अब देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो दोस्तों जीन पियाजे ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका सिद्धांत है जो हर बार पेपरों में बहुत चर्चित रहता है। तो दोस्तों उस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसी सिद्धांत को दोस्तों अवस्था का सिद्धांत कहते हैं और उसी सिद्धांत को ज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत और ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक ही है दोस्तों। ठीक है, तो जीन पियाजे ने इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को बताया था दोस्तों। इस थ्योरी में क्या क्या है वो सारी की सारी बातें मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है क्या। तो दोस्तों जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। ठीक है, पियाजे का मानना था दोस्तों कि व्यक्ति के विकास में
उसका बचपन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, पियाजे जी जो इन्होंने अपना इन्होंने एक सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उन्होंने स्पष्ट लिखा है इस थ्योरी में कि व्यक्ति का विकास जो है वो उसके बचपन की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहलाता है दोस्तों। डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी कहलाता है। मैं आपको बताऊंगा, आपने देखा होगा दोस्तों कि अगर पियाजे जी ये कह रहे हैं कि पियाजे का जो उसका जो बचपन है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, इसी सिद्धांत के बारे में इन्होंने कुछ आगे बातें बताई हैं, वो देखेंगे दोस्तों। वो ये है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ आगे बातें बताएंगे, तो यही बातें हैं दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में जीन पियाजे ने ये बांटा है। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन जाता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो 4 अवस्थाओं में बांटा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। पहली अवस्था दोस्तों है वो है संवैधिक पेशी अवस्था। क्या है दोस्तों? संवैधिक पेशी अवस्था। इसकी अवस्था भी पूछी जाती है कि ये कितने से कितने हैं, तो दोस्तों 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष इसकी अवधि बताई गई है। संवैधिक दोस्तों, संवैधिक या संवेदी जो है वो 0 से 2 वर्ष तक है। अगली जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो अवधि बताई गई है दोस्तों वो है 2 से 7 वर्ष। आगे मैं सारी की सारी बातें डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप बहुत अच्छे से देखेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी स्टेज बताई गई है, तो दोस्तों दूसरी स्टेज जो है वो है 2 से 7 वर्ष। अगली तीसरी स्टेज की बात करेंगे दोस्तों, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों ये स्टेज 7 से 11 वर्ष बताया गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को दोस्तों 7 से 11 वर्ष तक बताया गया है। अगली जो एज है दोस्तों, अगली जो स्टेज है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक स्टेज जो है दोस्तों वो 11 से 15 वर्ष तक बताई गई है। तो आपको याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में सीधी सीधी पूछी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की अवस्था नहीं है। तो आपको चारों याद करनी है। संवेदी संवेदी या संवैधिक पेशी अवस्था या संवैधिक गामक अवस्था भी कह सकते हैं दोस्तों इसको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों ये भी याद रखना है आपको कि ये पहली है 0 से 2 वर्ष, दूसरी है 2 से 7 वर्ष और तीसरी है 7 से 11 वर्ष और चौथी है 11 से 15 वर्ष। चलिए अब एक एक करके इनको डिटेल में देख लेते हैं, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। तो आपको याद हो गया कि संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है दोस्तों उसे 4 अवस्थाओं में बांटा है। 4 अवस्थाओं में ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, ये बहुत बार पूछी गई हैं। चाहे इसे टेट ले लीजिए, चाहे सी टेट ले लीजिए, सुपर टेट, हर बार ये अवस्थाएं पूछी जाती हैं। अगला है दोस्तों, अब हम हर एक अवस्था को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखेंगे संवैधिक पेशी अवस्था, इसे 0 से 2 वर्ष इसे 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक माना गया है। दोस्तों संवेदी अवस्था या संवेग गामक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं बालक की, वही पेपर में पूछी जाती हैं। तो डिटेल में मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि सीटेट में डिटेल में यहाँ से ही क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। तो बहुत अच्छे से सुनेंगे मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। यानी कि ज्ञानेंद्रियों से दोस्तों, यानी कि ज्ञानेंद्रियों से जो बालक होता है दोस्तों, वो ज्ञानेंद्रियों से अपने ज्ञान को अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों को सहायता से बच्चा वस्तुएं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव करता है और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। दोस्तों सीधी सीधी बात आपको बस ये याद रखनी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन सी अवस्थाओं में बच्चा जो है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करता है। तो दोस्तों
संवेदिक पेशी जो अवस्था है, उस अवस्था में जो बालक होता है वो नाक, कान, त्वचा, आँख के माध्यम से दोस्तों ज्ञान को अर्जित करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद हो गई होगी दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अगला पॉइंट तो दोस्तों वो है अगली अवस्था है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे 2 से 7 वर्ष के बीच में कहा गया है। यानी कि इसकी जो एज बताई गई है दोस्तों वो 2 से 7 वर्ष तक बताई गई है। इस एज में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। सुनिए क्या कहा गया है। तो इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित एवं स्वार्थी न होकर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरे के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, ये कई बार टेट का भी क्वेश्चन बन गया है कि कौन सी अवस्था में बालक स्वार्थी न होकर दूसरे के संपर्क में आने पर या दूसरे का अनुकरण करने पर ज्ञान अर्जित करता है दोस्तों। तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि अनुकरण के माध्यम से दोस्तों, चित्र के माध्यम से, भाषा के माध्यम से अपनी जानकारी को अधिकाधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है। ठीक है, प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ होता है। यानी कि उसे कोई जानकारी नहीं होती है, तार्किक चिंतन के प्रति उसे कोई जानकारी नहीं होती है, अनभिज्ञ होता है दोस्तों। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अनुकरण में परिपक्वता आ जाती है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि अनुकरण के माध्यम से जो बच्चा सीखता है दोस्तों वो यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में सीखता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, यहीं से छोटे छोटे पॉइंट बन जाते हैं और वही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी वीडियो के तुरंत नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसी प्याजे से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक सीटेट में, जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिए। तो बालक के अनुकरण की परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये बताया गया है कि इस अवस्था में जो प्रकट होने वाले लक्षण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखिए पहला जो बांटा गया है वो पूर्व प्रत्यात्मक काल है, यानी कि 2 से 4 वर्ष। इस अवस्था में बालक भाषी ज्ञान विकसित करता है। ठीक है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भाग में बांट दिया है इन्होंने। तो बोल रहा है कि बालक जो पहली जो 2 से 4 वर्ष की अवस्था है उसमें दोस्तों बालक भाषीय ज्ञान विकसित करता है। अच्छा, अगली में बोला गया है, यानी कि अगला है अंततः प्रज्ञ के काल बोला गया है, वो है 4 से 7 वर्ष। और इसमें इस अवस्था में बालक संकेत चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है, यानी कि प्रतीक के माध्यम से सीखता है। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो अपने खिलौनों को भी एक सजीव के माध्यम से, अगर वो नीचे गिर जाता है तो कहते हैं कि अगर इसे लग जाएगी, टूट जाता है तो कहते हैं टूट रोने लगता है। तो वही चीज़ बताई गई है कि बालक वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। इस अवस्था में वह इस अवस्था में वह आत्म केंद्रित हो जाता है और उसमें संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि उसमें संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। इसके अंतर्गत बालक छोटी छोटी गणनाएं जैसे जोड़ घटाव आदि सीख लेता है और संख्याओं का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने ये टॉपिक बताया है, ये जो मैंने डिटेल में बताया है यही सीटेट में पूछा जाएगा। टेट के लिए तो बस इतना काफ़ी है कि 2 से 7 वर्ष जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, लेकिन सीटेट के लिए दोस्तों और रीट और केपीएस के लिए ये जो डिटेल में मैंने बताई हैं लाइनें वो आपको याद रखनी है। अगर आपने दोबारा देखनी है तो बैक करिए तुरंत ही और देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल यानी कि लाइफ्स गोल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगली अवस्था देख लेते हैं। उस अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
इस अवस्था को जो एज दी गई है दोस्तों वो 7 से 11 वर्ष दी गई है। कितनी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों 7 से 11 वर्ष माना गया है। इस अवस्था में है क्या वो देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी ये अवस्था मानी जाती है और पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो ये अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। आपको पता होगा दोस्तों 5 वर्ष से वैसे भी मानक रखा गया है, तो 5 वर्ष से तो 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था में, इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सी अवस्था में, प्याजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक जो है वो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है वो प्रारंभ कर देता है। एवं वस्तुएं एवं घटनाओं के बीच समानता, देखिए बहुत अच्छी बात बताई है कि वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, वो अंतर करने लगता है दोस्तों। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के माध्यम से पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। देखिए म्यूचुअल रिलेशन की बात करी गई है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि वर्गीकरण, क्रमानुसार और व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध ज्ञान हो जाता है, वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम सीख लेता है। दोस्तों एडजस्टमेंट भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट बच्चा यहाँ कर सकता है। देखिए बालक जब घर से यानी कि परिवार से विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर उस बच्चे को जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना जरूरी बन जाता है और वो करता भी है दोस्तों। जैसे बच्चे अपने यहाँ लाड़ प्यार मतलब घर में थोड़ा सा वैसे रहता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद शिक्षकों की देख रेख में अपने दोस्तों के साथ रहता है तो एडजस्टमेंट, तो वही बात की गई है कि वातावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम सीख लेता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करता है। ठीक है, मूर्त चिंतन करने लगता है। पूछा जाएगा कि किस अवस्था में बच्चा जो है वो मूर्त चिंतन करने लगता है, तो मूर्त अवस्था में दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है। सबसे अधिक गणितीय कैलकुलेशन इसी अवस्था में करता है। मैंने आपको बताया था कि बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पॉइंट इसीलिए मैंने लिख दिया है कि कौन सी अवस्था में बच्चा सबसे अधिक गणितीय कैलकुलेशन करता है दोस्तों, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सबसे अधिक गणितीय कैलकुलेशन या गणितीय संगणना करता है। ठीक है दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं आई हैं तो एक बार बैक करके बताइए या फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, जो लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट स्टेप है दोस्तों, लास्ट स्टेज है, वो है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को दोस्तों 11 से 15 वर्ष माना गया है। ये एज भी कई बार पूछी जाती है, तो इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं छोड़ा है, सारी की सारी बातें मैंने यहीं पर मेंशन कर दी हैं, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो चौथी अवस्था जो है वो है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अभी जो हम पढ़ के आए हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़ के आए हैं, वो 7 से 11 वर्ष की पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो है 11 से 15 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा क्या क्या सीख लेता है दोस्तों, क्या क्या उसके साथ होता है वो देखेंगे, और ये अवस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए पहला पॉइंट है तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है, तर्क करने लगता है दोस्तों। 11 से 15 वर्ष की अवस्था में बच्चा तर्क करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर उससे बताया कि 2 और 2 4 होते हैं तो वो सोचेगा कि हाँ ठीक है ऐसे 2 और 2, कुछ बच्चे जैसे रटने वाली बातें होती हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है कि तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है। दूसरा पॉइंट ये भी पूछा गया है कि समस्या समाधान की क्षमता, बच्चा कौन सी अवस्था में अपनी समस्या समाधान कर लेता है, तो समस्या समाधान की क्षमता का विकास दोस्तों वो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो समस्या समाधान की क्षमता का विकास भी इसी अवस्था में होता है। अगला पॉइंट है वास्तविक और अवास्तविक। ठीक है दोस्तों, में अंतर समझने की क्षमता, यानी कि वो
वास्तविक चीज क्या है, अवास्तविक चीज क्या है, मूर्त या अमूर्त चीज क्या है, इसमें अंतर समझने की जो क्षमता होती है वो इसी अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाती है। अगला पॉइंट है वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास भी इसी अवस्था में हो जाता है। यानी कि वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की जो क्षमता का विकास है वो भी इसी अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट है परिकल्पना विकसित करने की क्षमता भी इसी अवस्था में होती है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता भी इसी अवस्था में दोस्तों होती है। अगला जो पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता। विसंगतियों के संबंध में दोस्तों क्या सही है क्या गलत है ये सब विचार करने की जो क्षमता है दोस्तों वो भी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाती है। दोस्तों ये जो मैंने बताई हैं आपको 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाओं को पूरी एक एक बात मैंने डिटेल में बताई है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोटा सा वीडियो है लेकिन इस वीडियो को आप देख लेंगे तो कभी भी टेट, सीटेट, सुपर टेट, केबीएस, रीट्स या जितनी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती हैं उसमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।